आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना आरबीआई द्वारा कब शुरू की गई थी? जी हाँ, बैंकिंग लोकपाल योजना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1935 में। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 डैश से संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बात करिए 3 नंबर प्रश्न का। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? जी हाँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए 4 नंबर प्रश्न का। तो इनमें से किस अनुसूची को भारतीय संविधान का ब्लैक होल कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान का ब्लैक होल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान का ब्लैक होल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करिए 5 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? जी हाँ, भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को है। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार और भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो संसद को। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 6 नंबर प्रश्न का। तो 1880 में प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, वर्ष 1880 में प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर रिचर्ड स्ट्रेची जो थे वर्ष 1880 में प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करिए 7 नंबर प्रश्न का। तो दलितों को दलित वर्ग संघ में किसने संगठित किया? जी हाँ, दलितों को दलित वर्ग संघ में निम्नलिखित में से किसने संगठित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को दलित वर्ग संघ में संगठित किए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बात कर ले आज का 8 नंबर प्रश्न का। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ननकाना साहिब में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो सिख धर्म के पहले गुरु थे। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बात करें 9 नंबर प्रश्न का। तो सिंधु घाटी की बस्ती जहाँ एक जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था वो कौन सी है? जहाँ सिंधु घाटी की बस्ती जहाँ एक जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था वो निम्नलिखित में से वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। जी हाँ, कालीबंगन में जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 10 नंबर प्रश्न को। तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जी हाँ, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 11 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा ग्रह
सूर्य के सबसे नज़दीक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है कौन? बुध ग्रह। और सूर्य के सबसे निकट है और यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है, तो ये भी आप याद जरूर रखें। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन है जो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूना पत्थर जो है कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी वीडियो को शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इनमें से वह कौन सा राज्य पांचों में से नहीं है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है 5 राज्यों से होकर तो गुजरती है, लेकिन निम्नलिखित में से वो कौन सा एक राज्य है जिससे होकर भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। जी हाँ, बिहार राज्य से होकर भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो वो 5 कौन कौन से राज्य है जिनसे होकर भारतीय मानक देशांतर रेखा गुजरती है? तो चलिए मैं आपको वो भी बता देते हैं। तो भारत के 5 राज्यों जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन कौन से राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावो क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है, जो अपना प्यारा देश भारत के राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो ये आपको जरूर याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है? जी हाँ, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क में शामिल है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टोंस नदी का स्रोत क्षेत्र में शामिल है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो यहाँ से बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? जी हाँ, भारत का वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है कब से? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, जो 31 मार्च को समाप्त होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में किस पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया? जी हाँ, भारत में किस पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो वर्ष 1997 से 2002 तक। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र मुंबई में इसका मुख्यालय है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य निम्नलिखित में से वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या
कहा जाता है? तो पीडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? जी हाँ, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? वो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? जी हाँ, दूध में निम्नलिखित में से वो कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन ए, बी और डी दूध में पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। और बात कर ले आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? जी हाँ, दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, कैल्शियम जो है दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज का 28 नंबर प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 2.2 नींबू के रस का पीएच मान होता है। 29 नंबर प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट विलियन को भूरे रंग की बोतल में लैब में रखा जाता है क्योंकि? जी हाँ, सिल्वर नाइट्रेट विलियन को भूरे रंग की बोतल में लैब में क्यों रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्राउन बोतल इसके माध्यम से प्रकाश के मार्ग को काटती है, जिसके वजह से सिल्वर नाइट्रेट को विलियम को भूरे रंग की बोतल में लैब में रखा जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग चुनाव के दौरान मार्कर के रूप में किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो सफेद फास्फोरस को सामान्यतः किस में रखा जाता है? जी हाँ, सफेद फास्फोरस को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है सफेद फास्फोरस को सामान्यतः। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, रेखीय संवेग एक सदिश राशि है। बात कर ले आज का 32 नंबर प्रश्न का, तो जल की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, जल की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है जल की गहराई मापने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ बहुत ही कम समय में अच्छे अच्छे प्रश्न बताए जाते, पढ़ाए जाते, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो थर्मोस्टेट का उपयोग रेडिएटर में क्यों किया जाता है? जी, थर्मोस्टेट का उपयोग रेडिएटर में क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग रेडिएटर में किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण
कौन सा है? जी हाँ, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विद्युत घंटी जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें आज का 36 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से और कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जी हाँ, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पानी में चीनी का घुलना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और बात करें आज का 38 नंबर प्रश्न का, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कितने तत्व दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 118। जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? तो 118। और बात करें आज का 39 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में पसलियों के कितने युग्म होते हैं? जी हाँ, मानव शरीर में पसलियों के कितने युग्म होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। मानव शरीर में पसलियों के 12 युग्म होते हैं और मनुष्य में आमतौर पर 12 जोड़े में 24 पसलियां होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 40 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए हैवर विधि का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए हैवर विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया उत्पादन में हैवर विधि का प्रयोग किया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगा हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार SSC 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।